ये बात है 2014 की। देश में इलेक्शंस थे और मोदी जी इलेक्शन जीत कर देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की हालत कुछ ठीक नहीं थी। भारत की रेप्यूटेशन हर जगह कुछ खास नहीं थी। और तो और भारत में करप्शन बढ़ रहा था और सारे मुल्क इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। भारत के ऊपर कई सारे संकट मंडरा रहे थे। भारत की विदेश नीतियों पर भी संकट थे। अब आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे मोदी जी ने इन सभी संकटों का सामना किया और हमारे देश को संकट से बाहर निकाला। तो ये बात है कुछ 2014 की। चीन ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू किया। चीन का ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और उसे ये लगता था कि अगर इस प्रोजेक्ट को उसने कर लिया तो वो दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। उस समय भारत के ऊपर भी दबाव था कि भाई शांति से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ और जैसा जैसा चीन कहता है वैसा वैसा करते जाओ। भारत में हाल ही में 2014 में इलेक्शंस हुए थे और कांग्रेस हार गई थी। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चीन की पिट्ठू थी और उसने जितने भी विदेशी मंत्रालय में अधिकारी नियुक्त किए थे ना, वो सारे अधिकारी उनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग जो थी वो उनके मंत्रियों जैसी ही थी और जो कि चीन के पिट्ठू थे। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो इन लोगों ने प्रधानमंत्री से यह कहा कि भारत को भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाना चाहिए। भारत को इससे फायदा होगा कि चीन जितने भी प्रोजेक्ट्स करता है उनमें से वो कुछ प्रोजेक्ट्स भारत को दे देगा। बट इन अधिकारियों को यह नहीं पता था कि इससे भारत को चीन के आगे हाथ फैलाकर खड़े रहना पड़ेगा। इन अधिकारियों को यह नहीं पता था। मोदी जी हर काम जांच और परख के करते हैं। जब मोदी जी ने मंत्रालय संभाला तो उन्होंने सारे अधिकारियों को कह दिया कि मुझे भी एक आउटकम ड्रिवन अधिकारी चाहिए जो कि हमारे पॉलिसीज के हिसाब से रिजल्ट्स ला कर दे। उन्होंने ये भी साफ साफ जाहिर कर दिया था कि उन्हें कोई भी आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड अधिकारी नहीं चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे के पूरे मंत्रालय को रीशफल करवाना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चीन ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ भारत के ऊपर दबाव और बढ़ रहा था। तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की मदद ली। उन्होंने रॉ के अधिकारियों से कहा कि आप लोग जरा मुझे पता करके बताइए कि ये BRI है क्या है चीन की इसके पीछे की मंशा। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ही मैं कुछ डिसीजन ले पाऊंगा कि भारत की इन मामलों में रणनीति क्या होगी। ये सब सुनकर रॉ के अधिकारी वापस आए। उन्होंने चाइना में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया था। आप सबको यही जानना होगा ना कि रॉ के अधिकारियों ने रिपोर्ट में क्या कहा था, क्या था प्रधानमंत्री मोदी जी का डिसीजन और तो और रिजल्ट्स क्या थे। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। पर अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकर्षक मिश्रा और आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। रॉ की टीम ने इस पूरे मामले की गहराई में जाकर जांच की। तब उन्हें समझ में आया कि ये BRI 2014 का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इसकी जड़ें तो कोल्ड वॉर के समय तक जाती हैं। उसके बाद रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया कि 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट देश था और सोवियत संघ भी कम्युनिस्ट देश था, तो इसके मामले में इन दोनों के बीच में घनी मित्रता होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं था। पहले दिन से ही चीन और सोवियत संघ के बीच में अनबन होती थी और इस अनबन का कारण भी था दोस्तों। सोवियत संघ अपने आप को लीडर मानता था कम्युनिस्ट वर्ल्ड का। चीन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार था। वो बार बार बोलता था कि हमें भी एशिया की लीडरशिप में रोल मिलना चाहिए। ये सब हो रहा था 1950s में और अमेरिका इससे बहुत ज्यादा खुश था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि कब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो और इन दोनों में से किसी एक को मैं अपने वश में कर लूं। देखते ही देखते 2 दहाई गुजर गए। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई। उस जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया। उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पहला जो कि ईस्ट पाकिस्तान था वो टूटकर बांग्लादेश बन चुका था। उस समय चीन और सोवियत संघ के टेंशन को देखते हुए और 1971 में बांग्लादेश के रिक्रिएशन को देखते हुए इन दोनों बातों पे उसने एक्सप्लॉइट के इरादे से एक कदम उठाया। यानी कि अमेरिका ने यह सोचा कि इसमें फायदा उठा लिया जाए और चाइना को अपने कंट्रोल में यानी कि वश में कर लिया जाए। चीन जो कि एक कम्युनिस्ट देश था, उसने 1970 के दशक में यह सोचा कि अब वो कैपिटल देश बनेगा। कैपिटल देश बनने के नाते
उसने बोला कि अब मैं अमेरिका का साथ दूंगा। इससे अमेरिका को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का दोस्त था और उस समय पाकिस्तान के दो हिस्से हो चुके थे। इससे अमेरिका को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती लग रही थी। चाइना जैसे बड़े देश को कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ लाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत थी। चीन ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसे जो जो टेक्निक सीखनी थी उसने सारी इकोनॉमी लेवल पर सीख ली। 1990 में जब सोवियत संघ टूटा और कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, तब अमेरिका खुशी से पागल हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है और अब वो एकमात्र सुपर पावर बचा है। चीन भी हमारे साथ है, यानी कि हमारे कंट्रोल में है और सोवियत संघ अब टूट चुका है, हार चुका है। बस अमेरिका की इसी कंडीशन का फायदा चीन ने उठाया। 1990 के दशक में जब अमेरिका खुशी में लिपटा हुआ था और खुशी से पागल हो रहा था, तब चीन ने एक प्लान बनाया। उसने 1990 में गो आउट स्ट्रैटेजी बनाई। क्या थी गो आउट स्ट्रैटेजी? चीन ने यह डिसाइड किया था कि वो अब उन्हीं देशों को एंगेज करेगा जो उसके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। इस गो आउट स्ट्रैटेजी के तहत चीन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इस गो आउट स्ट्रैटेजी के तहत चीन ने पहला इलाका आइडेंटिफाई किया था जो कि सोवियत संघ से अलग हुए और ताजा ताजा आजाद हुए सेंट्रल एशिया के देश हैं। चीन ने देखा कि ये सब मेरे पड़ोस वाले देश हैं और इनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं और अगर मुझे ये सब नेचुरल रिसोर्स इनसे चाहिए तो मुझे इन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे बीच कोई भी मसला ना हो। हाँ, चीन के उन सभी देशों से थोड़े बहुत बॉर्डर इश्यूज जरूर थे, लेकिन चीन को एक बड़ा गेम खेलना था। उसने ये सोचा कि मैं इन सब के साथ फटाफट से सारे जितने भी बॉर्डर इश्यूज है ना वो क्लियर कर लेता हूँ, फिर मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। ये सब सोचकर 1996 में चीन ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 के तहत वो सारे देशों के साथ बैठकर उनके जितने भी बॉर्डर इश्यूज थे वो सारे सॉल्व कर लेगा। 2001 में जब उनके बॉर्डर इश्यूज सब सॉल्व हो चुके थे, तब चीन ने उस शंघाई 5 का नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया था। जब चीन ने उन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके रिसोर्सेज लेने लगा, तब उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि जब मैं इन देशों से इनके रिसोर्सेज ले ही रहा हूं तो इन रिसोर्सेज के बदले में मैं इन्हें ही सिक्योरिटी देता हूं, यानी कि उसका जो सिक्योरिटी प्रोसेस है ना वो बढ़ जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि चाइना अब अपनी मिलिट्री पावर भी बढ़ाना शुरू कर चुका था। 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, तब अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में बिजी हो गया। इस चीज का भी फायदा यानी कि एडवांटेज चीन ने उठा लिया था। वो सोच रहा था कि अमेरिका इन युद्ध में बिजी है तो उसे बिजी रहने दो, मेरा काम तो चल रहा है ना। मेरे रिसोर्सेज जिन सेंट्रल एशियाई देशों से आते हैं वो तो ठीक ठाक है और वो सही चल रहे हैं। 2001-2002 आते आते चीन इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल देश बन चुका था और उसके मिलिट्री पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। चीन अब दूसरे देशों से रिसोर्सेस इकट्ठा करने की सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अब दूसरे जगह बिजनेस शुरू करना चाहिए। इस बार चीन ने दूसरा इलाका पकड़ा, वो था मिडल ईस्ट और अफ्रीका का। 2001-2002 में चीन ने मिडल ईस्ट और अफ्रीका से रिसोर्स उठाने शुरू कर दिए थे और ये सारे रिसोर्स वो हिंद महासागर से लेकर जाता था। अब जब चीन इंडियन ओशन से गुजरने लगा तो उसने और भी कुछ देश आइडेंटिफाई किए जिनसे वो इन रिसोर्सेस को स्मूथली ट्रेड कर सके। तो उसने धीरे धीरे उन देशों में अपनी नेवी डिप्लॉय करनी शुरू कर दी, यानी कि उसने अब इंडियन ओशन का मिलिटराइजेशन शुरू कर दिया था। इस मिलिटराइजेशन की जब उसने शुरुआत करी तो उसने सबसे पहले मालदीव्स को, श्रीलंका को, इन जैसे देशों को पकड़ा और फिर उनके अंदर एक छोटे छोटे मिलिट्री कैंप्स बनाने लगा वो। फिर उसने उसी मिलिट्री कैंप्स में अपनी नेवी डिप्लॉय करनी शुरू कर दी। जब अमेरिका अफगानिस्तान में बिजी था तब चीन इंडियन ओशन का मिलिटराइजेशन कर रहा था और धीरे धीरे चीन इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर में भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन रहा था। अमेरिका वहां पर एक फालतू से लड़ाई लड़ रहा था, मतलब जिस लड़ाई को लड़ने का उसका कुछ मतलब ही नहीं, उससे कुछ हासिल ही नहीं हुआ। बल्कि 2007-2008 आते आते अमेरिका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया
जब ये क्राइसिस आया तो चीन ने सबको एक नया शॉट दिया, जैसे कि पीसफुल राइज। अब पीसफुल राइज के तहत चाइना ये बता रहा था सबको कि अब चाइना का टाइम आ चुका है। चाइना ने सभी देशों को ये कहना शुरू कर दिया कि अब वो बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। उसको तो ये दिख ही रहा था कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो गिर रही है, यानी कि टूट रही है, तो उसने अब अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दी थी। सभी देशों ने इसका स्वीकार किया और जिन जिन देशों में अमेरिका के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे उनमें चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए थे। 2009-2010 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका में था वो 2010-2011 आते आते यूरोप में भी फैलने लगा और यूरोप में एक यूरो जोन क्राइसिस स्टार्ट हो गया। अब चाइना को कि साफ साफ दिख रहा था कि भाई अगर अमेरिका की आर्थिक स्थिति गिर रही है तो वो यूरोप की भी मदद नहीं कर सकता, यानी कि अमेरिका एक बहुत बड़ा सप्लायर था यूरोप का। तो इसमें एक वॉइड आ गया और इस वॉइड को फिल करने के लिए किसी की क्षमता नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक देश की थी, वो है चाइना। तो चाइना ने अब अपनी BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत कर दी थी। जब भारत के रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस छोटी सी ब्रीफ प्रेजेंटेशन में सब कुछ समझाया तो मोदी जी का एक ही सवाल था कि अगर ये BRI बन रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए हो रहा है और चाइना अपने आप को इस कदर मजबूत बना रहा है। और तो और अगर देखा जाए तो चाइना उन्हीं देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है जहां जहां अमेरिका की मोनोपोली खट रही है। तो दोस्तों इसके आगे की कहानी और भी दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को रॉ के अधिकारियों ने क्या क्या सुझाव दिए होंगे और मोदी जी ने इस पे क्या एक्शन लिया, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों पर हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।